जी, अस्सलाम वालेकुम जोशुआ अब्दुल अहद। राइट जी, तो वन क्वेश्चन ऑफ मार्च 23 वाज रिमेनिंग, तो मैं जल्दी से पेपर निकाल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुर्वा। तो हियर वी आर जी, मार्च 23 के पेपर्स हम कर रहे थे और उसका आखिरी एक क्वेश्चन रहता था, तो आई जस्ट क्विकली ओपन इट एंड डिस्कस विद यू। मैंने ये भी कहा था कि सर्कुलर फ्लो का डायग्राम, एक बच्चे ने कहा था शायद हैदर ने, कि उसमें प्रॉब्लम है तो वो जरा दिखा दें, तो आई शो यू दैट। इसकी मैं some मार्क्स की भी निकाल लूँ साथ में ताकि हम रेफर कर सकें जल्दी से। राइट जी, सो इज द मार्क स्कीम। जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन था जिस पे हम रुके थे, राइट? सो लेट्स क्विकली सी व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। ओके, राइट, सो यहाँ पे कहीं आखिर में वो क्वेश्चन होगा जी, सेक्शन सी का। मुझे बताएं, पार्ट 5A हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था या थोड़ा सा और बात कर लें उस पर, ये विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वाला? थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना ज़रूरी है, हमने इतना ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं किया था। व्हाट डू यू थिंक गाइस? ओके जी, लेट्स डू इट। अब वो कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो डायग्राम बनाना मस्ट है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी, with the help of a diagram explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate। अच्छा, ये आ गया जी, और बच्चे कुछ, राइट? तो वो कहते हैं डायग्राम बनाएं और एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एप्रिसिएशन ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड कंसीडर whether a country can only benefit from the appreciation of its currency। तो उसके तीन हिस्से हम पहले डिवाइड करते हैं ताकि नई मार्क्स स्कीम को हम सही तरह टैकल कर सकें। आप बच्चे मुझे बताओ, इसमें नॉलेज के 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को और उसकी अप्रिसिएशन को बता के और डायग्राम बना के, ठीक है? मैं इसको यूं समझता हूं कि डायग्राम के 2 मार्क्स हैं और उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट समझा के तीसरा मार्क है। सो एवरीबडी क्लियर ऑन दिस पार्ट ऑफ नॉलेज? जी, अब इसके 3 मार्क्स हैं एनालिसिस के। हैदर के अलावा कोई और बच्चा बताए एनालिसिस के 3 मार्क्स हम कैसे लेंगे? बहुत साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, कम ऑन। नो वन कैन टेल मी कि 3 मार्क्स एनालिसिस के यहाँ पे किस चीज के लिए होंगे? आई वॉन्ट यू टू वेट। उसके बेनिफिट्स बता के, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होने के कंट्री को क्या बेनिफिट आ सकते हैं, और इवैल्यूएशन और कंक्लूजन के 2 मार्क्स कैसे आएंगे? उसके डाउन साइड्स बता के। शाबाश, दिस इज द वे टू गो। थोड़ा कॉन्फिडेंट लें, क्या हो रहा है आज? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वो कह रहे हैं तो हम जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं और उसको एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग को समझाते हैं कि कैसे वो अप्रिशिएट होता है। हमने आईसी के फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हम ना इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। या डिमांड को राइट साइड पे शिफ्ट करके, या सप्लाई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके, या दोनों काम इकट्ठे करके आप कर सकते हैं। सो प्राइस ऑफ लेट्स से डॉलर इन पाउंड्स हम कर देते हैं, और इधर क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स। होम करेंसी हमने यहाँ पे डॉलर, सॉरी डॉलर, होम करेंसी हमने डॉलर को बनाया।
लेबल समझ आ गए? किसी बच्चे को लेबल में प्रॉब्लम आ रहे हो? सिंपली आपने सप्लाई कर्व लगाया डॉलर का, डिमांड कर्व लगाया, इक्विलिब्रियम बनाया। इधर प्राइस भी लिख लेते हो, लेकिन बेहतर है कि एक्सचेंज रेट लिखें, और इधर क्वांटिटी। अब बच्चे सिंपल सा बनाते हैं, डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, उससे इक्विलिब्रियम जो है वो ऊपर आ जाएगा, और एक्सचेंज रेट जैसे आप देख रहे हो अप्रिशिएट कर गया, और क्वांटिटी ऑफ डॉलर ज़्यादा हो गई। क्लियर ऑन दिस डायग्राम जी? किसी को प्रॉब्लम? जी बेटे। हमेशा बेटे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है ना, क्वांटिटी ऑफ डॉलर, द करेंसी इन द वर्ल्ड। कोई जरूरत नहीं है, खाली क्वांटिटी लिखो। लेकिन जब आप वाई एक्सिस पे लेबल करोगे तो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर होता है, तो प्राइस ऑफ डॉलर इन रूपी या प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड। ठीक है, जो करेंसी पहले लिखोगे, जैसे डॉलर लिखा है, वो होम करेंसी बन गई। कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पे? अब मुझे थोड़ा सा बताएं, हम कोई फैक्टर्स का लेते हैं। मुझे बताएं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? लेट्स से हुबैब फ्रॉम क्रेसेंट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेरा बेटा क्या होता है? हुबैब हमेशा यही कह रहे हो। चलें जी, लेट्स सी, एनीवन एल्स? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल हैदर, वो तो मीन फ्लोट है। हाँ, है, हाँ, ठीक बोल रही हैं। ये चीज व्हेन रेट ऑफ, ठीक है ठीक है, अब आप लोग सही सही चले गए हो, अब आप लोग सही चले गए हो। G. A floating exchange rate is when exchange rate of a currency is determined by interaction of demand and supply. There is no government intervention. Appreciation of the currency means it can buy more units of another currency. As seen in the diagram, demand for dollar shifted to the right. This could be because of lower inflation rate in United States compared to other countries. As a result, their exports became cheaper, demand for their exports increased, hence the demand for currency shifted to D1 and exchange rate rose from ER to ER1. कोई कंफ्यूजन? हाँ, ओह ओके ओके, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। सॉरी, बिल्कुल आप कोई ले लें, कोई ले लें, एनी वैलिड फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब मैं एक बार फिर बता दूं ये क्या हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जो बच्चे लेट आए हैं। Explain, sorry, with the help of a diagram, explain what is meant by G. Explain with the help of a diagram what is meant by appreciation of a, यार ये बच्चे प्रोडक्टिविटी क्लास की नहीं होने देते बिकॉज ऑफ लेट अराइवल्स, right G? So with the help of a diagram, explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate, and consider whether a country can only benefit from appreciation of its currency. 3 मार्क्स के लिए हमें डायग्राम बना के बताना है कि फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैसे अप्रिशिएट होता है। तो बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज, अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज व्हेन करेंसीज rate is determined by interaction of demand and supply. There is no government intervention. ठीक है, उसके बाद जी, its appreciation means currency can buy more units of the other currency now. This could be due to any factor of demand and or supply. For example, ये देखिए ग्राफ में, demand curve for dollar shifted to the right. As a result, exchange rate appreciated from ER to ER1. अब इसमें थोड़ी सी बात जरा समझने की कोशिश करें कि भाई प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाउंड, हमने दो करेंसियों के नाम लिखने होंगे, पहली करेंसी होम करेंसी बन जाएगी। आप और भी कर सकते थे, इंटरेस्ट रेट in United States may have been higher than other countries, hence hot money inflow into United States banks increased demand for US dollar and it shifted to the right.
रेजिंग इट्स एक्सचेंज रेट। ये 3 मार्क्स आपके हो गए। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? जी बेटे, ये सारे डिमांड सप्लाई के इकट्ठे हैं ना मेरे बेटा? आईसी के फैक्टर्स हमने रिवाइज किए थे बहुत दफा। थोड़ा सा हैदर अब रिवीजन आप करो बेटे, आप इसको मैनेज फ्लोट भी बोल रहे थे। इसी में देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, हॉट मनी बाहर से यूएस बैंक्स में आएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। यूएस वाले अपनी हॉट मनी भी अपने बैंक्स में रखेंगे, करेंसी की सप्लाई कम होगी। दोनों, डिमांड शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई शिफ्ट टू द लेफ्ट, विल कॉज एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। हैदर बेटे समझ आ गया? ओके जी। एनीवन एल्स? ओके, अब हम वापस चल रहे हैं जी नोट्स पे। ये देखो अब दूसरा हिस्सा उसका, वो कहता है consider whether a currency can own appreciation of a currency can only benefit, sorry क्या बोल रहा हूँ, and consider whether a country can only benefit from appreciation of its currency। अब शाबाश बताएं, करेंसी जब ऊपर जाती है तो क्या benefit आता है? ये बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है। हम ना, ये बेनिफिट नहीं है, पहले बेनिफिट बताइएगा। ओके शाबाश, दैट इज फाइन, ठीक है। और दूसरी कौन सी इन्फ्लेशन कम होगी? कॉस्ट पुश, तो इसको हमने लिस्ट नहीं करना, एक्सप्लेन करना है। So let's see. Appreciation of currency will make imported goods cheaper. Hence, imported inflation will reduce. Also, raw materials may become cheaper. As a result, domestic firms importing raw materials will experience lower cost and cost push inflation will decrease. समझ आ गया? इसी तरह Imports will become expensive, imports cheaper. X minus M component of aggregate demand will fall. As a result, क्या उसको बोलते हैं, aggregate demand will fall, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट आपका जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। अब हम कर रहे हैं, उसने कंसिडर वेदर बोला हुआ है, तो क्या नुकसान है करेंसी के अप्रिशिएट होने के। अब जरा करंट अकाउंट को डेफिसिट करें, एग्रीगेट डिमांड को करें गिराएं, और सारा कुछ बताइए मुझे। नेगेटिव का वर्ड नहीं बोलना, ठीक है, हाँ। हम्म, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सेम बात है। तो लेट्स गो वेरी स्लोली, इट्स सुनने। हाउएवर, exchange rate appreciation will make exports expensive and imports cheaper. As a result, demand for exports might fall, demand for imports might increase, and if the demand was elastic, current account will go into deficit. As a result, क्योंकि x minus m वाला component deficit हुआ, aggregate demand will fall, unemployment will rise, GDP economic growth will reduce, ठीक है, and economy will experience negative growth। समझ आ गया मेरा बेटा? अब कंक्लूजन थोड़ा सा दे देते हैं एहतियातन, कि वेदर exchange rate appreciation is bad will depend on PED. If demand is elastic, only then it will be bad। समझ आ गया मेरा बेटा? किसी को कंफ्यूजन? थोड़ा प्लीज पार्टिसिपेट करें, मुझे आज एक ईरी सी फीलिंग आ रही है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आई डोंट नो, आर यू गाइस वाचिंग द मैच और समथिंग? जी, हाँ हाँ, देन द नेगेटिव इफेक्ट्स विल नॉट हैपन, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में आपको इसकी मार्क्स स्कीम दिखा दूं, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आया करके क्वेश्चन, ताकि जो लोग नहीं बोल रहे बेटे अपना नुकसान कर रहे हो, सरप्लस में जाए। यस यस यस, फिर मार्शल एंड कंडीशन जब मेट होगी तब डेफिसिट में जाएगा। ठीक हो गया? तो लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर। ये वाला था जी 5A। तो वो नॉलेज वाला क्या कह रहा है जी, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ एन एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री फ्लोटिंग exchange rate system, that is exchange rate rises according to supply and demand of the currency. A diagram shows an appreciation of currency, correct labeling
of the axis. Vertical axis need to be labeled either in terms of two currencies जैसे price of dollar and pound, और exchange rate खाली लिखते हैं. एक मार्क इसका, जैसे आपने correct labeling और basic equilibrium बनाया. Rise in the value of currency by a rightward shift of demand curve, ये भी कर सकते हैं, and और leftward shift of supply curve. दो ही रीजन है ना किसी चीज की प्राइस बढ़ने की, या डिमांड बढ़े या सप्लाई कम हो, शॉर्टेज होती है. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाएं और एक्सप्लेन करें क्यों हुआ है शिफ्ट. हमने कहा जी इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, अपना इन्फ्लेशन जो है कम थी यूएस में, इसकी वजह से उसकी गुड्स सस्ती हो गई बाहर की दुनिया में, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ. सबको समझ आ गया? 3 मार्क्स ये हमने लिए. फिर जी, analysis of potential advantages of appreciation such as a reduction in prices of imports both of finished goods and raw materials and component parts, reducing inflationary pressure in the economy, cost push inflation come. An analysis of potential disadvantages of appreciation such as increase in price of exports making them less competitive. हमने current account deficit करके aggregate demand वगैरह भी गिरवा दी. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? इवैल्यूएशन में वो कह रहा है offers a valid judgment on whether the potential advantages of appreciation of an exchange rate always outweigh the potential disadvantage to reach a conclusion. तो हल क्या है जी? significance of elasticities and Marshall Lerner condition may be rewarded but must not be expected as they are A2 topic. तो इसी तरह कीजिएगा. एक्सचेंज रेट ऊपर हुआ है, शॉर्ट रन में करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है. लॉन्ग रन में वो डेफिसिट में जाएगा, तो ज्यादा नुकसान लॉन्ग रन में आएगा, हर वक्त नुकसान नहीं होगा. अगर हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर गया था और दूसरी करेंसीज उससे भी ऊपर चली गई तब भी हमें नुकसान इसका नहीं होगा. तो ऑलवेज का आंसर ये आ रहा है. बच्चों कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके ग्रेट, थोड़ा मोर पार्टिसिपेशन नीडेड जी. अब लास्ट पार्ट जी, असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द मोस्ट इफेक्टिव. जब भी वो मोस्ट इफेक्टिव कहे या बेस्ट कहे तो हमें किसी और पॉलिसी से कंपेयर करना है, वरना इवैल्यूएशन के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और सिर्फ 4 पे आप रुक जाओगे. तो असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द मोस्ट इफेक्टिव way to correct a deficit on current account of balance of payment of an economy. ये कुदरती मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको जब मैं आखिरी टॉपिक ये करवा रहा था, रिवीजन में मैंने करवाया था, तो हम एक्सपेक्टिंग कि आप बच्चों को अच्छा आ रहा होगा. सबसे पहले सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होती हैं, कोई बच्चा डिफाइन करे. बहुत अच्छा. ये कौन था? बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. जो भी बचा था इसने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. सप्लाई साइड पॉलिसीज आर aimed by government to increase aggregate supply of goods and services in the economy through greater efficiency and productivity. ये आपका इनिशियल मार्क आ गया सप्लाई साइड को इंट्रोड्यूस कराने का. अब जी हमारे पास बथेरी पॉलिसीज हैं, 4 मार्क्स हमने लेने हैं. ये क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे? ठीक है, पहले कर लो. बताएं जी कोई. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जी चमन एक्सप्लेन करें. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से हमारा करंट अकाउंट कैसे बेहतर होगा? हम्म. नहीं 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 नहीं. चले चले, गो ऑन, लेट्स सी. करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे ठीक होगा? ये ये चीज परफेक्ट, अब सही बोला चमन. शाबाश, शाबाश, परफेक्ट. ये चीज, ये बस जबरदस्त. अच्छा, मजा आया ना आंसर सुनने का? सिंपली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की वजह से वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक फर्म्स की कम होगी. एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर एंड प्रोबेबली बेटर क्वालिटी एज वेल, एंड देयर competitiveness in international markets will increase. as a result current account deficit may reduce. ठीक हो गया? इफ डिमांड इज इलास्टिक, ये भी कर देना. अब मुझे बताएं जी और कोई पॉलिसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अलावा? आप पहले सब्सिडीज करते हैं. चमन आप बता दो सब्सिडीज के कैसे. माइक बंद करते हैं. चमन आप बताइएगा.
सब्सिडीज से कैसे एक्सपोर्ट्स हमारी कंपेटिटिव होंगी या इंपोर्ट्स कम आएंगी, क्या होगा? हम्म, सही बोल रहे हैं। हाँ, जब रुक क्यों जाते हो? सब्सिडीज विल मेक एक्सपोर्ट्स कॉस्ट reduced. Exporters will be able to sell at lower price in international market, increasing, ठीक है, देयर competitiveness. एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, साथ डोमेस्टिक गुड्स विल सीम चीपर कंपेयर टू इंपोर्टेड, और सब्सिडी दी हुई है। रिजल्ट, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम होंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। दो ही रिक्वायर्ड थी, एहतियातन हम तीन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो जुर्वा ने बताया था, जुर्वा एक्सप्लेन कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे करंट अकाउंट या शाबाश। हम्म, हम्म, क्या बात है, शाबाश। बस बस रुक जाओ, गुड इनफ, गुड इनफ, माशाल्लाह। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गवर्नमेंट ने, रोड्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बने, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सारा कुछ। उससे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, एक्सपोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ी। इंपोर्ट्स आपको महंगी लगेंगी, उनकी डिमांड कम, करंट अकाउंट डेफिसिट रिमूव्ड, 4 मार्क्स। अब हम उल्टा चलते हैं जी, क्यों सप्लाई साइड पॉलिसीज में नॉट वर्क? चार ही मैंने आपको लिमिटेशंस करवाई हुई हैं, बताएंगे बच्चों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसी, एक मिनट ठहर जाइएगा। शाबाश, गुड। अब पहले ये, बहुत अच्छे, सब सही बता रहे हैं। चले चले, शाबाश, शाबाश, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस अब माइक्स बंद कर दें। जो अच्छे बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबसे पहले, all of these policies are expensive. Government will probably face a budget deficit by training and subsidizing and etc. As a result, their budget will go into deficit. They may have to borrow. Secondly, government spending has an opportunity cost involved. Other areas of government spending like education, healthcare may be missed. Thirdly, एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से करंट अकाउंट फर्दर डेफिसिट में जाता है, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती। लास्टली ब्रेन ड्रेन हो जाता है, अच्छा स्किल्ड वर्कर जब आप बना देते हो वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो ये चार इसकी लिमिटेशंस। अब हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये मोस्ट इफेक्टिव हैं। अब हम इसी में बात कर लेते हैं किसी और पॉलिसी की। As good as supply side policies are, they have some limitations such as long run effect and short run problems of demand pull inflation. Government should use other policies side by side for quicker results, such as contractionary fiscal and monetary policy. This will reduce the demand for imports as incomes will fall. टैक्स बढ़ाए हैं आपने, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, इनकम्स गिरी हैं, लोग कम इंपोर्ट करेंगे। और दे कैन यूज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज लाइक प्रोटेक्शनिज्म, सच एज, क्या उसको बोलते हैं, टैरिफ्स एंड कोटाज ऑन इंपोर्ट्स, on exports. As a result, current account deficit may be improved quicker. ठीक है? So to conclude, they are most effective policies, but only in the long run. In the short run, they need to be complemented with demand side policies and expenditure switching policies. किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो बच्चों? इंतहाई खामोश बच्चों, बताओ मुझे। जी जी जी। यस, ऑफ कोर्स। इम्पोर्ट्स पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? आपकी डोमेस्टिक चीजें सस्ती हो गई हैं, आपकी डोमेस्टिक चीजें सस्ती हो गई हैं, आप डोमेस्टिक चीजें खरीदोगे, इम्पोर्ट्स की डिमांड गिर जाएगी। या गॉट इट जी। अब मैं आपको जल्दी से मार्क्स स्कीम दिखा रहा हूँ। इस पेपर पे हमारे 3 दिन लग गए हैं, 2.5 क्लासेस मैंने इसलिए डिटेल में करवाया कि भाई ये नए मार्क्स स्कीम पे हमारे पास एक ही पेपर है। अब knowledge and understanding analysis, successful supply side policies will cause a rightward shift in long run aggregate supply curve,
reflecting more efficient production, ये हमने definition दे दी. This would make countries' products more competitive in international markets, so there is likely to be an increase in net exports. Correcting a deficit in current account, supply-side policies could improve. It could include improving in education and training, making labor markets more flexible, reduction in power of trade union, increase in competition, reduction in rules and regulations, सब्सिडीज, सब कुछ इसके अंदर था जो हमने बात की. उन्होंने जरा दो और बताई हैं, हमने दो और बता दी. Potential disadvantages of supply side policies are they are essentially a long run solution, so may take a relatively long time or period to have an impact, such as improvement in training and education. Some of the policies could be quite expensive, so would involve the government in considerable expenditure, money which could have been spent elsewhere, giving rise to issue of opportunity cost. Guidance में देखो, उसने कहा था there are a number of alternative approaches to answering the question. At the simplest level, analysis and evaluation may focus on assessment of the effectiveness of supply side policy. Furthermore, this may be expanded to include a direct comparison with effectiveness of alternative policies such as fiscal, monetary, or protectionist policies. In addition, such an assessment may simply be part of evaluation. जैसे मैंने करवाया evaluation में उनका जिक्र किया. However, supply side policies are ignored. If supply side policies are ignored or receive scant यानी थोड़ी attention, then only a level 2 mark will be awarded. Evaluation में क्या बोलना है? Cause of deficit, cost and ease of introducing various policy. जैसे मैंने short run, long run किया था, उस हिसाब से आप evaluative point score कर सकते हो. बच्चों कोई question, any confusion हो? जी बेटे. डिसएडवांटेज लेकिन माइंड में रखना कि हमने दूसरी पॉलिसी से भी कंपेयर करना है, तो इवैल्यूएशन जरा लंबी कर देना, वरना सप्लाई साइड की कैसे यूज होती हैं, कैसे डिसएडवांटेज है, फिर फॉरन कंपेयर करो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज लाइक प्रोटेक्शनिज्म. समझ आ गया? जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? जी जी जी. नहीं बेटे, वो तो उसमें है ना, एनालिसिस के अंदर ही आ गई, देखो ऊपर पोटेंशियल डिसएडवांटेज. देखो देखो, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में सबको मेंशन कर दो और प्रोटेक्शनिज्म को ज्यादा डिटेल में कर दो, ठीक है? जी बेटे. हाँ, उसमें फिर दूसरी पॉलिसीज का जिक्र करना. मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इवैल्यूएशन में दूसरी पॉलिसीज का जिक्र कर दो. इवैल्यूएटिव पॉइंट जनरेट उस तरह होते हैं, सप्लाई साइड लॉन्ग रन इफेक्ट लाती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करे, शॉर्ट रन में साथ साथ डिमांड साइड पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज भी यूज कर ले. आई मीन देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है? बच्चों सबको समझ आ गया इसको कैसे करना था? ओके. अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया. एक रिक्वेस्ट, ये जो मैंने आपको अपने नोट्स में आखिर में ये क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक करवाया था, असेस वेदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आज रात रिवाइज कीजिएगा. देखो, एक ही क्वेश्चन आपको दिया था उस टॉपिक में से और वो आ गया मार्च में, तो इसको रचना कीजिएगा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. 4B को अच्छी तरह कीजिएगा. जी बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट टॉपिक. ओके, ये हो गया. अब बेटे इसकी मुझे कैम्ब्रिज ने भेजी हुई है पूरा सोल्यूशन, जो उनके एग्जामिनर्स ने खुद लिख के दिया है, तो वो तो सारी बात है, बहुत ही अल्टीमेट क्लास ही है. तो 57 आउट ऑफ 60 मार्क पर उन्होंने वो सोल्यूशन भेजा हुआ है. आई हैव शेयर्ड इट इन योर ग्रुप्स, लेकिन मैं दोबारा इस पेपर के साथ आपके जो है उसमें शेयर कर देता हूँ, क्या उसका नाम है, एग्जाम प्रेप ग्रुप्स में. सो प्लीज़ अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, इसके सोल्यूशंस को. बहुत अननेसेसरी डिटेल्स भी हैं, लेकिन आपकी रिवीजन बड़ी अच्छी हो जाएगी. सो डू गो थ्रू दैट. समझ आ गई मेरी बात? आज रात लगा. जी, अब हम आते हैं बेटे अपने स्पेसिमेन पेपर मार्च वाले पे, 23 के, जो सॉरी, मेरे ख्याल में सेक्शन पार्ट बी सारे आसान थे और सेक्शन ए बहुत आसान था. पार्ट ए जो था ना सेक्शन बी और सी में, उसकी मार्क स्कीम डिफरेंट होने की वजह से मुश्किल लगा है, अदरवाइज पेपर मुश्किल नहीं था. हाँ, उसमें मार्क स्कीम समझने में. अब मैं कोशिश करूंगा आपको हर क्वेश्चन को ना जरा ट्विस्ट करके
नई मार्क्स स्कीम के मुताबिक हम आंसर करेंगे जो पिछले पेपर करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन जी। हमारे पास कोई 25 मिनट्स हैं। ये हमने पहले पेपर किया हुआ है क्लासेस में, तो जल्दी हो जाना चाहिए। जल्दी से वियतनाम इकोनॉमिक मिरेकल, इसको जरा समझते हैं और सेक्शन ए कोशिश करते हैं कि आज खत्म कर लें। 30 years ago, Vietnam was one of the poorest countries in Southeast Asia. Since then, its real GDP has increased rapidly. A series of economic and political reforms has been responsible for its so called economic miracle. Vietnam has benefited from increased protectionism in trade between China and United States. चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का आपने एक और आर्टिकल में भी देखा था कि उनकी, जो मैंने आपको मॉक में दिया था, कि उनकी ट्रेड वॉर चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आपस में उनकी क्योंकि ट्रेड खराब हो रही है चाइना और यूएस की, तो वियतनाम हैज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट आर सब्स्टिट्यूट्स टू दोज मेड इन चाइना टू सच एन एक्सटेंट दैट वियतनाम इज प्रॉपर्ली पॉपुलरली रेफर्ड टू एज चाइना प्लस वन, यानी बिल्कुल चाइना जैसी चीजें वियतनाम बनाता है। ठीक हो गया? तो इसलिए जब ट्रेड वॉर हो रही थी यूएस और चाइना की, तो वियतनाम को काफी फायदा हुआ, अमेरिका ने वियतनाम से चीजें खरीदी। ठीक हो गया? इन रिकग्निशन ऑफ इट्स सिमिलर कंपैरेटिव एडवांटेज टू चाइना। सेकंड पैराग्राफ समझ आया? यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रही थी, वियतनाम ने वो चीजें बनाना शुरू कर दी जो चाइना बनाता है। बिकॉज ऑफ देम बीइंग सो सिमिलर, चाइना प्लस वन उसको लोग कहना शुरू हो गए, क्योंकि उसका सिमिलर कंपैरेटिव एडवांटेज था वियतनाम का, तो उसने काफी एक्सपोर्ट्स की। Third paragraph, G, rising export revenue is only one reason for Vietnam's spectacular economic growth with a rapidly growing population. ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से गुजर रही है। वियतनाम इज इन्वेस्टेड हेविली इन इट्स ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मींस एजुकेशन ट्रेनिंग, फिजिकल कैपिटल मींस रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग चीप एक्सेस टू इंटरनेट। तो इनकी तरक्की की वाहिद वजह ग्रोथ की एक्सपोर्ट्स नहीं थी, इन्होंने उस पैसे को ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लगाया। Third reason for this success is how Vietnam has moved towards trade liberalization. Free trade तरफ गए। This is shown this is shown through its free trade agreements with US and its membership of organizations of countries that have agreed to trade freely with each other, such as ASEAN and TPP. These initiatives involve removal of tariffs and other tools of protection, increasing the potential for Vietnam to trade with other countries. तीसरी रीजन सक्सेस की क्या है? फ्री ट्रेड करते हैं। इन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, टैरिफ कोटाज रिमूव किए ताकि ज्यादा ट्रेड कर सकें। अब थोड़ा सा नेगेटिव पे आ रहे हैं। नेवरदलेस देयर आर पॉसिबल डेंजर्स इन दिस स्ट्रैटेजी। Vietnam's economy is heavily dependent on its export, which in 2017 were over 90% of GDP. This reliance puts Vietnam at risk from downturn in the global economy. जब भी कोई कंट्री बहुत रिस्क ले, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, तो अगर वर्ल्ड में रिसेशन आए तो वो कंट्री नुकसान में जाता है। फिर इवन मोर वरिंग इज द रिपीटेड थ्रेट फ्रॉम द यूएस दैट इट मे पुट इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम वियतनाम। यूएस ने कहा है हम इनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे, तो एक और खतरा ये है। बच्चों समझ आ गया डायग्राम डेटा या कोई कंफ्यूजन? ओके, अब एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? टेबल 1.1 क्या शो कर रहा है? वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रियल जीडीपी ग्रोथ 2009 से लेके 2018 तक का डेटा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको इस वक्त? ओके जी, आ जाए। राइट, देखिए अब इसको 2009 से 18 तक का डेटा दिया हुआ जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स है, कहीं डेफिसिट है कहीं सरप्लस, साथ में रियल जीडीपी परसेंटेज चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर कि कितना बढ़ रहा है वो दिखाया हुआ है। राइट जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग डेटा इन टेबल 1.1, पहला क्वेश्चन डेटा इस टेबल के ऊपर ही है, ठीक है। यूजिंग डेटा इन टेबल 1.1, कंपेयर वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2009 एंड 11 with that from 2015 and 17। तो हमने दो टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना है। कौन कौन से जी? 2009 से 11 के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को, विद 2015 से 17 के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को। बच्चे बच्चों बताओ मुझे 9 to 11 आपको क्या नजर आ रहा है? डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है, परफेक्ट। और 15 to 17 क्या हो रहा है?
दिस शुड गेट यू 2 मार्क्स, लेकिन एहतियातन हम एक आधा कमेंट और दे देते हैं। पहली बात आपने ठीक बोली, there was deficit in 2009 to 11 and surplus between 15 to 17. Deficit decreased while surplus increased. Deficit was more क्या कहें, stable, whereas surpluses were little bit unstable. एहतियातन मैंने बोल दिए, लेकिन 2 मार्क्स आपको मिल गए थे जो लोग आप लोगों ने बातें बताई थी। मुझे बताइए कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, ओके जी। अब 2 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक समझ आ गया पहला वाला आंसर? शैल आई स्पीड अप? ओके मेरा बेटा। तो दूसरे में उन्होंने क्या कहा? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप यू वुड एक्सपेक्ट बिटवीन एनुअल चेंज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनुअल चेंज इन रियल जीडीपी ग्रोथ। मुझे बताएं किसी कंट्री का ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस अगर सरप्लस जा रहा है तो उसका जीडीपी क्या होना चाहिए, और अगर डेफिसिट में जा रहा है तो जीडीपी कितना? तो हमें क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 1 मार्क आप एक्सप्लेन करोगे। अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इज टू बी एक्सपेक्टेड बिकॉज एन इंक्रीज इन सरप्लस will result in real GDP growth being higher, and an increase in deficit will make real GDP growth negative या lower। ठीक है, ये आ गया जी 1 मार्क। अब इस डेटा को देखें, क्या ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है? सॉरी, पहले वाले में, पहले वाले को कंप्लीट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करना है जी? पॉजिटिव रिलेशनशिप। वाई? बिकॉज x minus m exports is part of aggregate demand, and if x minus m is increasing, being surplus, GDP should rise because aggregate demand will increase। अब देखिए दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है consider the extent to which this relationship is evident in the data। क्या ऐसा है कि जहां रियल जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है वहां पे सरप्लस भी हाईएस्ट है? इस तरह की बात हो रही है? हाईएस्ट वाला फिगर पहले देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट वाला, किस साल में हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ थी? क्या उस साल में हाईएस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज था, सरप्लस? 17 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फास्टेस्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज का सरप्लस भी हाईएस्ट है। इसके अलावा कहीं ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है? लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ देखो, बकाया नहीं हो रहा। तो कंक्लूजन क्या दोगे? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या देंगे? इनसफिशिएंट एविडेंस है। देयर इज सम एविडेंस, like in 2017 highest real GDP growth is matched by highest surplus, but the relationship cannot be conclusive, we cannot be 100% sure about it। समझ आ गया मेरे बच्चों? एविडेंट कैसे है मेरे बेटा? देखो 5.4 है 2013 में रियल जीडीपी ग्रोथ, वही 2009 में भी है और उसमें हाईएस्ट डेफिसिट है। तो कैसे एविडेंट है? समझ आ रहा है? तो आपने जरा हाँ बेटे, एविडेंस आप मुझे आप प्रूफ कर दो कैसे एविडेंट है। 5.4% इज, जो 17 की मैंने बात की है, जो मैंने 17 की बात की है उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि हाईएस्ट सरप्लस है और हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं 13 एंड 14 में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4 एंड 6 है, इसमें सरप्लसेस हैं, लेकिन 5.4 एंड 6.4, 9 एंड 10 में उस वक्त डेफिसिट्स हैं, तो वो रिलेशनशिप एविडेंट नहीं है, वाजिया नहीं है, उसको एज अ प्रूफ नहीं यूज किया जा सकता। समझ आ गई बच्चे? इसमें थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, हाईएस्ट फिगर्स देखना, लोएस्ट देखना, और देखना कि मैच हो रही है बात के नहीं। ओके, अच्छा जी, अब सी पार्ट तो आई एम श्योर एनी किड विद स्लाइटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज should get all 2 marks। We get the using the information provided, explain one supply side reasons why Vietnam has experienced this spectacular economic growth। तो जाके देखें क्या सप्लाई साइड रीजन आपको नजर आ रही है
डेटा में। यस, वियतनाम हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीप एक्सेस टू इंटरनेट। इस सब से क्या होगा? क्यों सप्लाई साइड बढ़ेगी? अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ऑल ऑफ दैट विल रिजल्ट इन एग्रीगेट सप्लाई राइजिंग। शाबाश। तो ये इन 8 में से मुझे लगता है पहले 2 आप लोग ले जाओगे, दूसरे में 1 कम से कम ले जाओगे, तीसरे में भी 1 लोगे, बिकॉज वो बच्चे एविडेंस में इतना क्लियर नहीं थे। ये 2 मार्क्स आ जाएंगे तो आपके 6 आउट ऑफ 8 इज अ रियली वेरी गुड गोइंग। अब हम जरा लंबे क्वेश्चन पे जाते हैं, ट्राई टू फिनिश द पेपर। असेस मींस डिस्कस एंड कम अप विद अ कंक्लूजन। इवैल्यूएशन के और कंक्लूजन के इसमें 2 मार्क्स हैं। फॉर कि क्यों, क्या इसके मतलब के एडवांटेज से आप लोग बोलते हैं, उसके 2 होंगे, 2 मार्क्स। ये वही 12 मार्क का छोटा वर्जन होता है असेस वाला क्वेश्चन। समझ रहे हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं। असेस द लाइकली मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट ऑन वियतनामीज डोंग अराइजिंग फ्रॉम वियतनाम्स इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। वियतनाम की जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, उससे उनकी करेंसी डोंग के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, वो क्या होगी? यस, अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्यों अप्रिशिएट, एक्सप्लेन करें क्यों अप्रिशिएट होगी। एक्सपोर्ट्स इनकी, कोई हौसला भाई। हाँ, एक्सपोर्ट ज्यादा हुई, करेंसी की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से आपका जो है करेंसी का रेट बढ़ गया शॉर्टेज की वजह से। समझ आ गया? 1 मार्क। अब इस एप्रिसिएशन की वजह से, हाँ, अब इस एप्रिसिएशन की वजह से वियतनाम की इकोनॉमी पे इफेक्ट देखने हैं हमने। सो करंट अकाउंट से स्टार्ट करो, फिर एग्रीगेट डिमांड के हिस्सों से लिंक करें। करेंसी अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट्स की प्राइस सोचें, इंपोर्ट्स की प्राइस। अब यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं बोलते इफ डिमांड वाज इलास्टिक? एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर इफ डिमांड वाज इलास्टिक, करंट अकाउंट विल गो इनटू डेफिसिट। अब इसको एग्रीगेट डिमांड से लिंक करें, एग्रीगेट डिमांड से लिंक करें, इससे अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, और बहुत अच्छा लगे अगर आप लोग कह दें डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। सबको समझ आ गया? सॉरी, वी कैन, लेट्स फर्स्ट मूव ऑन, फिनिश द एनालिसिस। अब क्या नुकसान, ये तो नुकसान हो गए, फायदे क्या हो गए? करेंसी अप्रिशिएट होने से क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके आए हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स वगैरह सस्ते हो गए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम, क्योंकि एक्स माइनस एम गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी। तो ये हो गए 4 मार्क्स एनालिसिस के। अब हम जाते हैं इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन पे कि क्या इफेक्ट होंगे। सो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ये इफेक्ट्स? पीईडी के ऊपर। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक डिमांड की वजह से इफेक्ट्स पॉजिटिव होंगे, लॉन्ग रन में नेगेटिव होंगे। इसके अलावा इट विल आल्सो डिपेंड ऑन कि डोंग कितना एक्सचेंज रेट उसका राइज हुआ था और दूसरी करेंसीज के मुकाबले में उसका क्या हाल है। तो इन 2 फैक्टर्स पे पता लगेगा कि क्या इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे नेट या नेगेटिव। समझ आ गया मेरे बच्चों? वेरी गुड। अब जी आखिरी, जी 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 जी, नहीं एनालिसिस में बेटे, एनालिसिस में। जी, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन अच्छी है? सब फॉलो कर गए हो? एक्सचेंज रेट दूसरे कंट्रीज का क्या कर रहा था, या आप कह सकते हो प्रोटेक्शनिज्म दूसरे कंट्रीज ने लगाई है कि नहीं, इस चीज पे डिपेंड करेगा। एनी लिमिटेड, सॉरी, मार्क्स स्कीम में खोलता हूं, मैं कह रहा था आखिरी क्वेश्चन कर लें और एक ही बार जाएं आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। असेस वेदर वियतनाम्स इकोनॉमिक मिरेकल इज लाइकली टू परसिस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। इसके अंदर हमारे पास डेटा में काफी इंफॉर्मेशन है। क्या पॉजिटिव है, क्यों वियतनाम का ये मिरेकल चलता रहेगा? जल्दी से ढूंढे इंफॉर्मेशन, क्या क्या उनके हक में जा रही हैं चीजें। यस, उन्होंने, अच्छा हाँ, तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले इफ,
हाँ, पहले पहले हम जरा तसल्ली से तरतीब में चलते हैं। सबसे पहले there's a trade war going between China and United States. So if Vietnam keeps producing China's substitutes and the trade war continues, they're likely to experience the increase in their economic growth. ठीक हो गया? उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। दूसरा, उनकी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कंजम्पशन का इंजेक्शन आने वाला है, एग्रीगेट डिमांड फ्यूचर में ही बढ़ने वाली है। फिर इन्होंने उस पैसे को ज़ाया नहीं किया, ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल पे लगा दिया है, जिसकी वजह से इनकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बढ़ेंगे फ्यूचर में, इकोनॉमिक मिरेकल कंटिन्यू होगा। फिर ये फ्री ट्रेड में जाना शुरू हो गए हैं, जिसका फ़ायदा भी है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, लेकिन नेगेटिव भी है, इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा इनकम्स हैं तो इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। आखिर में उसने रिस्क बताए हैं। टू मच डिपेंडेंस, 90% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट्स है, तो अगर वर्ल्ड में डाउन टर्न या रिसेशन आता है तो इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगी। लास्टली, अमेरिका इन पे थ्रेट्स डाल रहा है कि भाई हम आपके टैरिफ लगाएंगे, उसकी वजह से भी इनकी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं। कंक्लूजन क्या देना है? इट विल डिपेंड ऑन यू नो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि क्या ये जो फ्री ट्रेड में जा रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी कि इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, वर्ल्ड की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा या ग्रोथ पीरियड आएगा, साथ में क्या जो वियतनाम है वो अपनी क्वालिटी एंड कंपेटिटिवनेस बरकरार रख सकेगा कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। समझ आ गई मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर फ्यूचर कैसा लग रहा है, दैट्स अबाउट इट। बेटे, इनका आप खुद ही बताएं, कोई अल्लाह का वली तो बताए, लेकिन हमें तो नहीं पता ना क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो हम कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट द फ्यूचर, इट विल डिपेंड ऑन वेदर यूएस विल पुट सैंक्शंस ऑन देम, whether the free trade will result in more imports or exports, whether they will be able to continue with the current improvement in their quality and price of the goods। ठीक है ना, इस सब चीजों पे डिपेंड करेगा। यस जी बेटे। होनी चाहिए, तो यही तो बात है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि डिमांड इलास्टिक है कि इलास्टिक है, सो वी कैन नॉट बी 100% श्योर। यस बेटे। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ठीक है। अब सब बच्चे जल्दी से मार्क्स स्कीम देख लो, क्लास टाइम बहुत ओवर हो रहा है। तो हम कहाँ पे थे? 4A, तो मैं आगे कहीं निकला हूँ, जल्दी से सेक्शन ए पे आते हैं और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जी, between 2009 and 11 the balance of trade was in deficit, from 15 to 17 there was an increasing surplus, deficit decreased over time, इसका एक मार्क है। surpluses were less stable, आप नाम भी लिखें less stable, तब भी 2 मार्क्स आप सबके आ गए थे। फिर जी, रिलेशनशिप क्या एक्सपेक्टेड होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। Consider the extent to which relationship is evident in the data. Relationship is not very obvious. There is some evidence that highest growth rates produce the largest surpluses 2017 में। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे दिया, टाइम लैग इन डेटा सीम्स टू बी अ रीजनेबल कंसिडरेशन। टाइम लैग्स क्या है कि भाई करंट अकाउंट का इम्प्रूवमेंट का जीडीपी पे इफेक्ट आते आते 1 2 3 साल लग जाते हैं। सो मे बी दैट्स ऑल्सो द केस, लेकिन आपको 2 मार्क्स पहले ही मिल चुके थे। उसके बाद जी सप्लाई साइड पॉलिसी, इन्होंने कहा वेरियस पॉलिसीज इन द डेटा सच एज एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसकी वजह से कैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट कम होने से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होंगे लॉन्ग रन में, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। assess the likely macroeconomic effects of pressure on exchange rate वाला, कि पहले उसने कहा explanation that an increase in Vietnam's exports will lead to a rise in value of dong, price of exports will rise, imports price will fall, 2 मार्क ये मिल गए। अब उसके impact macroeconomic indicators such as employment, national output, inflation वगैरह पे हमने सारे किए थे। उसके बाद जी वो क्या कह रहा है जी evaluation में, relevant evaluation which weighs up the factors on both sides, conclusion on the likely overall effect। तो इसमें पीईडी का फैक्टर हमने लिया था और इसमें हमने फैक्टर लिया था कि भाई शॉर्ट रन लॉन्ग रन और क्या दूसरे कंट्रीज की एक्सचेंज रेट कितना चेंज हुआ है, उसके मुताबिक हमने कंक्लूड किया। समझ आ गया मेरे बच्चों?
economic miracle persist hoga. Reasons why miracle is likely to persist: ongoing dispute between US and China, rising GDP per head in Vietnam, explanation of how this leads to further economic growth and boost in aggregate demand due to increased exports, increased consumption, population बढ़ रही थी वो भी लिख सकते हैं. Reason why miracle may not persist: US may impose tariffs on them, downturn in global economy, हम exports reliant हैं, explanation of how the reason could reduce economic growth such as lower exports, reduced growth. Valuation may relevant evaluation such as Vietnam's heavy dependence on exports is a risk. If there's a world recession, Vietnam's economic miracle will end. Multinational companies could easily move elsewhere. हालांकि मल्टीनेशनल को उसने जिक्र नहीं किया था. और एनी अदर रेलिवेंट रीजन तो हमने इसमें किया था जी कि बहुत रिस्क है, एक्सपोर्ट्स पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, साथ में फ्री ट्रेड में जा रहे हैं तो इनकम्स बढ़ रही हैं तो शायद इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स. तो वी कैन नॉट बी श्योर कि मिरेकल चलेगा कि नहीं. इट विल डिपेंड ऑन मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. समझ आ गया बच्चों? शैल आई क्लोज द क्लास नाउ?